नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 11वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीचर्स कैन यूज द ERRQ टेक्निक। अब ERRQ का मतलब क्या होता है? पहला E का मतलब है एस्टिमेटेड, R का मतलब है रीड, R का मतलब है रिस्पॉन्ड और Q का मतलब है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि टीचर कैन यूज दिस टेक्निक टू हेल्प स्टूडेंट्स स्ट्रेंथन देयर स्किल, यानी कि इस टेक्निक का उपयोग शिक्षक बच्चों के किस कौशल को विकसित करने में कर सकता है। ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि पढ़ने के दौरान अनुमान लगाना और प्रतिक्रिया देना और प्रश्न पूछना, ये किस में शामिल होता है? जब हम लोग पठन करते हैं तो मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या फिर पूरा एक लेख पढ़ रहे हैं या फिर कहानी पढ़ रहे हैं, तो कुछ हमें कठिन वर्ड्स मिलते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो हम लोग उसके बारे में पूरे संदर्भ में अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि पूरे टेक्स्ट के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ क्या हो सकता है। तो इसी को बोला गया है कि पढ़ने के दौरान अनुमान लगाना और उस पर प्रतिक्रिया देना और टीचर से क्वेश्चन करना। ये क्या कहा जाए? ये किसके कौशल है? ये किस कौशल को विकसित किया जा रहा है? ये रीडिंग कौशल को विकसित किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ने में जो कठिन वर्ड्स आते हैं उसका हम लोग अनुमान लगाते हैं और उसके बाद से प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ड्स लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफी, एक्सेस बैगेज, सबर्न एटीट्यूड, डेलिकेट फ्लावर्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। द डिक्शनरी डिफाइंस दिस टर्म एज द कॉम्बिनेशन वर्ड formed when two or more words are often together in way that sounds correct। यानी कहा यह जा रहा है कि डिक्शनरी में इन सभी शब्दों को कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड के तौर पर जाना जाता है, और ये सभी शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार के शब्द हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा एक साथ आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं फास्ट फूड क्या होता है? तो एक तरीके से जो हम लोग बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, इसको फास्ट फूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये फास्ट फूड हो जाते हैं। फास्ट का मतलब अगर देखा जाए अलग अलग, तो फास्ट का मतलब तो तेज होता है और फूड का मतलब भोजन, आप समझ सकते हैं। तो तेज की जगह पर क्या हम लोग क्विक यूज कर सकते हैं? क्या क्विक का मतलब भी जल्दी से होता है, तेज होता है, तो क्या क्विक फूड हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यही एप्रोप्रिएट टर्म है जो कि हमेशा एक साथ आएगा। इसी प्रकार से आप लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, फास्ट फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो गया? घनिष्ठ मित्र। तो यहां पर घनिष्ठ के लिए फास्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। क्या इसके लिए कोई अलग वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा एक साथ ही आते हैं। तो वहीं हमसे प्रश्न में पूछा गया, देखिए स्ट्रॉन्ग कॉफी, यानी कि जो कड़क, जैसे आप लोग स्ट्रॉन्ग टी बोलते हैं ना, कड़क चाय, मतलब कि जिसको पीने के बाद से आप तरोताजा महसूस करने लगे, उसी के सेंस में स्ट्रॉन्ग कॉफी आया है। यहाँ पर कॉमा गलती से यहाँ पर मिस्टेक से लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा नहीं है, बल्कि ये पूरा एक वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, स्ट्रॉन्ग कॉफी। इसी प्रकार से एक्सेस बैगेज, स्टबर्न एटीट्यूड, डेलिकेट फ्लावर्स, ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा साथ में आते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलोकेशन वर्ड। क्या बोलते हैं? कोलोकेशन वर्ड, जो कि हमेशा एक साथ आते हैं और इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कोलोकेशन वर्ड इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गिवन बिलो इज द शेड्यूल ऑफ हस्बैंड एंड अ वाइफ दैट मिस सुधा हैज गिवन द स्टूडेंट्स। यानी कि नीचे एक पति और एक पत्नी का शेड्यूल दिया गया है, टाइम शेड्यूल दिया गया है, और मिस सुधा बच्चों को ये टाइम शेड्यूल दिखाती हैं। आगे पढ़िए। मिस सुधा वांट्स हर स्टूडेंट टू लुक एट द एबव शेड्यूल एंड टेल हु स्पेंड्स मोर टाइम, हस्बैंड और वाइफ एट द जिम। यानी कि मिस सुधा बच्चों को इस टाइम टेबल को देखने के लिए कहती हैं और पूछती हैं कि हस्बैंड और वाइफ में से कौन जिम में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है। आगे पढ़िए। मिस सुधा इज यूजिंग विच लैंग्वेज मेथडोलॉजी वाइल गिविंग हिज एक्सरसाइज टू स्टूडेंट। यानी कि मिस सुधा जो है वह किस प्रकार के लैंग्वेज मेथडोलॉजी को यूज कर रही हैं बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में। ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर एक टाइम टेबल दिया गया है, ये वाइफ का टाइम टेबल है और ये हस्बैंड का टाइम टेबल है। देखिए हस्बैंड जो है वो सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे जिम जाते हैं और 8:30 बजे जिम से वापस आते हैं, मतलब 1.5 घंटा समय बिताते हैं। और जो वाइफ है वो क्या करती हैं, 5:30 बजे उठती हैं और 6:30 बजे जिम जाती हैं और 7:30 बजे वापस आ जाती हैं, यानी 1 घंटा जिम में व्यतीत करती हैं। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन जिम में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। ये इंग्लिश पढ़ाने का एक विधि है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि मिस सुधा के द्वारा अपनाई गई है। ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प दिया गया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और जो कठिन वर्ड्स होते हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता है बच्चे की मदर टंग में। क्या यहाँ पर कहीं पर भी ट्रांसलेशन की बात आई है? नहीं आई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे इंग्लिश का जो एक स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से भाषा को पढ़ाया जाता है। तो क्या इसमें स्ट्रक्चर बताया गया बच्चे को? नहीं बताया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा दिया गया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बच्चे का जो इमोशंस होता है, जो उसकी भावना होती है, उसको केंद्र में रखा जाता है। तो क्या यहाँ पर इमोशंस की चर्चा की जा रही है? नहीं की जा रही, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि बच्चे से बातचीत के दौरान, बच्चे को बातचीत के दौरान ही लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इंटरेक्शन के माध्यम से ही लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्टी रीडिंग ए हैबिट, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि गलत पठन मतलब कि गलत पठन का आदत नहीं है, मतलब कि कौन सा गलत पठन का तरीका नहीं है जो बच्चे को हैबिट में आ जाता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी बच्चा किताब में देख करके पढ़ा है, उसका जब वो पढ़ रहा होता है तो माइंड में वो चीज़, वो शब्द बार बार गूंजता रहता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा एक वर्ड पढ़ा, अब वही वर्ड उसके माइंड में गूंज रहा है, बच्चा आगे पढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो पहले वर्ड पढ़ रखा है बच्चे ने, वही वर्ड उसके माइंड में रिपीटिशन में गूंज रहा होता है। तो ये एक फॉल्ट देखा जाता है पढ़ने के दौरान, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा फॉल्ट नहीं है। ठीक है। दूसरा दिया गया फिंगर पॉइंटिंग। फिंगर पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा कोई भी पैराग्राफ पढ़ा है तो उंगलियों को रख रख के वो शब्द पढ़ता है, तो ये भी एक गलत तरीका माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा उंगली रखता है तो कहीं ना कहीं वो स्पीड से नहीं पढ़ पाता है, तो ये भी निगेटिव माना जाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा, फॉल्टी माना जाता है। ठीक है। तीसरा देखिए रिग्रेसिव आई मूवमेंट, यानी कि बच्चा जब पैराग्राफ को पढ़ रहा है तो बार बार अपने आंखों को इधर उधर कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो फोकस है कंटेंट पर वो कम हो जाता है। जिस लेख को पढ़ रहा है अगर अपनी आंखों को बार बार इधर उधर हिलाएगा तो उससे उसका फोकस कम हो जाएगा, यानी ये भी एक फॉल्ट होता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा फॉल्ट नहीं है। एक ही विकल्प बचा स्पीड रीडिंग, यानी कि तीव्र गति से पढ़ना, तो ये कोई फॉल्ट नहीं होता है, ये कोई फॉल्ट नहीं होता है, यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के ऊपर जो तीनों हैं वो फॉल्ट के तौर पर देखे जाते हैं, तो हमसे यही प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा फॉल्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 फॉल्ट नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा की दक्षता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। भाषा की दक्षता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब हमारी भाषा में एक्यूरेसी आ जाए और फ्लुएंसी आ जाए, मतलब कि हम शब्दों का सही तरीके से प्रयोग कर पाएँ, चाहे लिखने में या फिर बोलने में, और फ्लुएंट हो पाएँ अपनी भाषा में, यही होता है भाषा में दक्षता प्राप्त करना। ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है रीडिंग विथ एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, पढ़ने की बात की जा रही है, लेकिन बाकी के 3 जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना और लिखना, इसको इग्नोर कर दिया गया, केवल पढ़ने की बात की जा रही है, विकल्प संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए डूइंग एक्सरसाइज इन गुड हैंडराइटिंग, केवल हैंडराइटिंग की बात की जा रही है, तो हैंडराइटिंग कहीं से भी भाषा का कौशल नहीं होगा, ये लेखन का कौशल माना जाएगा। जैसे कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, अब लेखन के कौशल के अंतर्गत हैंडराइटिंग आता है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा संकुचित है, चारों कौशल की बात नहीं कर रहा, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए डेवलपिंग लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, तो यहां पर भाषा से प्रोफिशिएंसी की बात की गई है और यहां पर टीचिंग एड का तो कोई भी रोल नहीं होता इसमें, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए डेवलपिंग एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी,
अब यहाँ पर एक्यूरेसी मतलब शुद्धता और फ्लुएंसी मतलब कि धारा प्रवाहता, तो ये प्रवाहता के सेंस में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था श्याम इज गुड रीडर इन हिज मदर टंग, यानी कहा जा रहा है कि श्याम जो है वो अपनी मातृभाषा में एक अच्छा पाठक है। रीडर का मतलब क्या हो गया, जो अच्छा पढ़ने वाला यानी अच्छा पाठक है। सांथाली एंड ही लर्न फ्रेंच वेरी वेल, सांथाली और श्याम जो है वो फ्रेंच अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ही इज एबल टू रीड इन फ्रेंच वेल नाउ, यानी कि वह फ्रेंच भाषा में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे बोला जा रहा है व्हाट इज दिस नोन एज, यानी कि ये क्या बोला जाएगा, तो ये होता है स्किल का ट्रांसफर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि नॉम चॉम्स्की ने एक सिद्धांत दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चे जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि उसको भाषा को सीखने में मदद करता है। अब बच्चा एक भाषा तो सीख चुका है मदर टंग, अब मदर टंग में वो एक अच्छा पाठक था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी मदर टंग है वो उसको अन्य भाषाओं को सीखने में मदद कर रही है, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में मदद कर रही है, और बच्चा फ्रेंच लैंग्वेज को भी अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसे ही नॉम चॉम्स्की ने बोला था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो किसी भाषा को अर्जित करने में मदद करती है और दूसरी भाषाओं को भी सीखने में मदद करती है। तो ये क्या होता है, ये स्किल का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट डज इनेटनेस इन लैंग्वेज रेफर्स टू, इनेटनेस के बारे में सबसे पहले नॉम चॉम्स्की ने बताया था। इनेटनेस का मतलब होता है सहजात या फिर जन्म के साथ ही, यानी कि लेव वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चे जन्म से ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि किसी भी भाषा को अर्जित करने में उनकी मदद करता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि द वॉलंटरी नेचर ऑफ ह्यूमंस इन स्पीकिंग। ठीक है, तो यहां पर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखिए द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई चिल्ड्रन व्हेन दे बिगिन टू स्पीक इन इंग्लिश, यहां पर प्रॉब्लम की बात की गई है, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं की गई है, उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए द थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस बिफोर दे स्पीक इन लैंग्वेज, ये भी गलत हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं की गई है या फिर नेचुरल एबिलिटी की बात नहीं की गई। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू स्पीक इन अ लैंग्वेज, ये विकल्प बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे के अंदर जन्म से ही वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसे नॉम चॉम्स्की ने बोला था, यानी वो नेचुरली एबल होगा किसी भी भाषा को अर्जित करने में या फिर सीखने में या फिर कम्युनिकेट करने में, बोलने में, वही तो बात की गई है, नेचुरल एबिलिटी उसमें होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ टीचर ऑफ क्लास 6 डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5, यानी कि कक्षा 6 के एक शिक्षक हैं जो कि बच्चों को, शिक्षार्थियों को 5 के ग्रुपों में बांट देते हैं एंड असाइन देम टास्क फॉर 3 मंथ्स, और उनको एक गतिविधि दी गई है, टास्क दी गई है 3 महीने के लिए, टू वर्क टुगेदर टू कलेक्ट आइडिया, एक साथ काम करके विचारों को एकत्रित करने के लिए, डेटा फ्रॉम वेरियस पीपल एंड ऑन वेरियस टॉपिक्स, कई सारे मुद्दों पर बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करने के लिए। लेटर दे राइट अ रिपोर्ट ऑन देम एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास, बाद में वह इस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। व्हाट इज दिस एक्टिविटी, यानी कि यह एक्टिविटी क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले वो एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस में क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है यानी संश्लेषण। उसके बाद से उन डेटा जब कलेक्शन हो गया, सिंथेसिस हो गया, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा। बच्चे उस डेटा पर एक तरीके से निष्कर्ष निकालेंगे विश्लेषण करके और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये सब किसका पार्ट होता है, ये सभी प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेक्ट इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हाउ डज इनपुट प्रोवाइडेड बाय मटेरियल्स बिकम इनटेक, यानी कि जो एक तरीके से मटेरियल्स, जो वस्तुओं के द्वारा इनपुट दिया जाता है भाषा के संदर्भ में, उसके बारे में प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि कोई भी भाषा सीखने के दौरान कोई भी वस्तु, जैसे कि आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, उसके संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है कि वो इनपुट किस प्रकार से देता है, बच्चे कैसे भाषा को सीख सकते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि लर्नर्स मेमोराइज द टेक्स्ट एंड यूज इट लेटर, रटना, याद करना, मेमोराइज करना, ये सभी वर्ड हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए लर्नर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड रिप्रोड्यूस लैंग्वेज, यानी कि बच्चे
जो अर्थ है उसको समझते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब कि जिस प्रकार से सीखे हैं हू बहू उगल देना, यानी कि सीधे तौर पर रटने की बात की जा रही है। यानी कि शब्दशः बच्चा किताब से पढ़ रहा है, उसको समझा सही, लेकिन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर अपने आप को अभिव्यक्त करेगा तो उसका मौलिक विचार हो जाएगा। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि जैसे उसने लिया उसी तरीके से उगल दिया। तो यह विकल्प निगेटिव होता है क्योंकि यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, लर्नर्स अटेम्प्ट टू प्रैक्टिस द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट थ्रू ड्रिल। ड्रिल का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज को बार बार दोहराना, मशीन की तरह व्यवहार करना। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, लर्नर्स यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बच्चे भाषा को संदर्भ में यूज करते हैं। फॉर पर्पज विथ अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी समझ बनाने के संदर्भ में। यानी मान लीजिए कोई एक मटेरियल दिखाया गया तो उस संदर्भ में उस मटेरियल का अर्थ बच्चे ग्रहण करते हैं और अपनी समझ विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस एंड विच ऑफ देम इज बॉटम अप प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, यहां पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से एक टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस है और दूसरा बॉटम अप प्रोसेस है। कौन सा टॉप डाउन है और कौन सा बॉटम अप है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, टॉप डाउन क्या होता है? टॉप डाउन में सबसे पहले जो लेख है उसका पूरा थीम की बात की जाती है, उसके बाद अंश की बात की जाती है। मतलब पूरा थीम यानी पूरा लेख एक बार में, यानी कि संपूर्ण से अंश की ओर बात की जाएगी, किसमें? टॉप डाउन में। और बॉटम अप में क्या किया जाता है? अंश से संपूर्ण की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसी को बस ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर निकल आएगा। देखिए पहला दिया गया लिसनिंग फॉर अ मेन आइडिया। मेन आइडिया यानी थीम हो गया, तो मेन आइडिया फिर प्रेडिक्टिंग। अब मेन आइडिया के बाद से किसी का अनुमान लगाना, यानी अंश की बात की जा रही है। ड्रॉइंग इंटरफियरेंस एंड समराइजिंग, तो यहां पर मेन आइडिया यानी पहले थीम आ गया, उसके बाद अंश की तरफ चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये टॉप डाउन हो जाएगा, टॉप डाउन प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा देखिए, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल। अब स्पेसिफिक यानी कि पूरे लेख में से किसी एक विशिष्ट जानकारी की बात की जा रही है, लाइक साउंड, वर्ड्स एंड चंक्स। तो ये क्या होते हैं? ये विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी अंश से पूर्ण की ओर चलने की बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बॉटम अप प्रोसेस हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? टॉप डाउन, और दूसरा बॉटम अप हो जाएगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला दिया गया है ए इज बॉटम अप, तो क्या ए बॉटम अप है? नहीं, ये टॉप डाउन था तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, बी इज बॉटम अप। बी इज बॉटम अप, हाँ बी बॉटम अप है। और ए इज टॉप डाउन, ए इज टॉप डाउन प्रोसेस। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।